गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है वो सोशलाइज्ड होता है। अब जो आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर सेकेंड यूनिट है, या इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, या आप अकॉर्डिंग टू सीरीज़ बताऊं तो दिस इज़ अ चैप्टर थर्ड। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे ग्रुप और क्राउड को हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखिए, जो ग्रुप वर्ड है दिस इज़ एक ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बहुत ही व्यापक शब्द होता है। बेसिकली हम इसको तीन तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तीन तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है पर्पसफुली। देखिए, आप किसी भी दो या दो से तीन से दो या दो से अधिक, जहाँ मान लीजिए 3 या 5 व्यक्ति खड़े हैं, अगर वो सिर्फ खड़े हैं विदाउट एनी पर्पस, तो आप उसको ग्रुप नहीं बोल सकते। फाइन। इसी तरह से 10 से 12 व्यक्ति खड़े हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रुप क्या होता है, आप कहोगे मैम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, दैट इज़ ए ग्रुप। देखिए, कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं? कोई ना कोई पर्पसफुली कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जब वो कार्य कर रहे होते हैं, जब पर्पसफुली कार्य कर रहे होते हैं, दैट इज़ ए ग्रुप। लेकिन कोई ना कोई कार्य को नहीं पूरा करने के लिए अगर वो लोग इकट्ठे खड़े हैं सिर्फ, फ्रेंड, उसको आप ग्रुप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से मैं आपको ये बोलती हूँ, ओके टेल मी द नेम ऑफ बर्ड्स, तो आप बर्ड्स के नाम बताएंगे, क्या आप उसमें एनिमल्स के नाम लेंगे? नहीं लेंगे। जिस तरह से, और फिर आप क्या कहेंगे? दिस इज़ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये पक्षियों का समूह है। पक्षियों को आपने अलग से रखा, क्लासिफाई किया, और आपने एनिमल्स को अलग कैटेगरी में डाला। तो जो ग्रुप होता है वो क्लासिफिकेशन में भी प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूँ, छात्रों का समूह, रिक्शा वालों का समूह, बसेस का समूह, ट्रेन का ग्रुप ऑफ ट्रेन्स। फाइन। तो इसी तरह से थर्ड जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। जो ये ग्रुप होता है ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एक संरचनात्मक फॉर्म में होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पर्पसफुली काम करते हो, किसी न किसी चीज़ के साथ क्लासीफाइड करके कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है जो तुम उस काम को करना चाहते हो और ग्रुप में करना चाहते हो। और इसके अंदर वही फीलिंग होती है। वही फीलिंग का मतलब है कि हम सब एक हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कॉलेज में बच्चों के छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। एक अगर क्लास में से उठ के जाता है तो उसके पीछे 3-4 बच्चे और चले जाते हैं, दैट इज़ ए ग्रुप। फाइन। और अब इसी चीज़ के इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। सोशल इंटरेक्शन हम लोग करते हैं इसके अंदर लॉयल्टी की फीलिंग होती है, एक दूसरे के लिए समर्पण की फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो तीन तरह से। अगर इनके अंदर इन तीनों पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का क्यों इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, संरचनात्मक रूप में होता है, इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। मान लीजिए, पर्पसफुल को इन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। अब उन 5-5 बच्चों का जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक तो वो ग्रुप में रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उनका पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा, जो गोल अचीव करना है वो गोल अचीव हो जाएगा, तो वो चीज़ वहाँ पर ओवर हो जाएगी और ग्रुप फिनिश हो जाएगा। फाइन। इसी के साथ क्लासिफिकेशन भी, मैंने ये बोल दिया कि जी इन बच्चों का ग्रुप है, इन्होंने ये कार्य करना है, तो वो कार्य करने के बाद क्या वो लोग एक ग्रुप में रहेंगे? मान लीजिए कि आप लोग एक स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी पे चढ़ते हैं, आपने किसी से पूछा, किसी और पैसेंजर से पूछा, भाई तूने कहाँ जाना है? उसने कहा कि मुझे सोनीपत जाना है और आपको भी सोनीपत जाना है। ठीक है, मेरे पास 2 व्यक्ति हो गए। लेकिन जैसे ही वो सोनीपत पहुंचेंगे, क्या सोनीपत में भी वहाँ पे उनको एक ही जगह पे जाना है?
उनका वहाँ तक जाने तक का तो सफ़र एक ही था, लेकिन क्या आगे भी उन्हें सेम जगह पर जाना है? दैट इज़ कि क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम इसको बहुत अच्छे से ग्रुप को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सोशल इंटरेक्शन है, अब जो ट्रेन में दो जने सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए कि उन्हें सोनीपत इकट्ठा जाना था, तो उन्होंने आपस में बातचीत कर ली, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए अच्छे, और बस वहीं तक। क्या वो एक दूसरे के साथ आगे भी जाएंगे? नहीं। लेकिन जब एक इंडस्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनते हैं, वो एक लंबे समय के लिए बनते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनते हैं। उसके पीछे बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उनको पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से ग्रुप बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप। जो उन व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाता है किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए, जो एक कंपनी करती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, आप बेसिकली उसको ग्रुप बोल सकते हैं। इसको लेकर कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। शेरिफ और शेरिफ की है, न्यू कॉम की है, ये आपको नॉर्मली बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगी। इन्होंने भी यही सेम इस चीज़ को अभी मैं ऊपर जो बता चुकी हूँ, पर्पसफुली, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइज, इन सब के बेसिस के ऊपर भी इन्होंने यही बताया है कि जब आप दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी फंक्शनल टास्क की वजह से एक साथ कार्य करते हैं, मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने कार्यों का, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप को लेकर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बुक में मिल जाएंगी, तो मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बेसिकली अब इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रुप एक सोशल यूनिट कहा है। इन्होंने इसको सोशल यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स वाई इन्होंने इसे सोशल यूनिट कहा है, सामाजिक इकाई बोला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है अब इन्होंने इंटरेक्शन वर्ड, इट में भी फिजिकल। देखिए मैंने ये तो बोल दिया कि सामाजिक इकाई इसीलिए बोला क्योंकि आपस में इंटरेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट इंटरेक्शन, जो ये अंत्य क्रिया होती है, जो ये इंटरेक्शन होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली हो और फेस टू फेस हो, वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के सामने हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। मतलब आप बोल कर भी, फ़ोन पे भी किसी से कम्युनिकेट करके सामूहिक रूप से एक दूसरे से बात कर सकते हो, और या फिर आप इसको लिखित रूप में भी आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो समूह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने जो बताया कि हर किसी व्यक्ति का एक कॉमन गोल होता है। जब मैंने आपको प्रोजेक्ट के रूप में एक बात बताई कि मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो आपका ये कॉमन गोल है कि आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, दैट इज़ ए कॉमन गोल। तो ग्रुप के अंदर एक ये विशेषता है इसकी कि हर व्यक्ति का एक कॉमन गोल होता है, सामान्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है लास्ट फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है? निर्भरता। देखिए जब आप प्रोजेक्ट को, जो आप किसी भी कार्य में, नॉट ओनली इन प्रोजेक्ट, जब आप ग्रुप में किसी भी कार्य को लेकर कुछ भी किसी भी काम को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ड्राइंग तू करेगा, पेंटिंग तू करेगा, सामान मैं लेके आऊँगा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि व्यक्ति, ग्रुप का एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, तो वो कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। तो बेसिकली हम इसके अंदर डिपेंडेंसी को भी सीखते हैं, आपस में किस तरह से मिलजुल कर कार्य करना है उस चीज़ को हम सीखते हैं, डिपेंडेंसी होती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको बुक में से जब रीड करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप। देखिए ग्रुप के अंदर मैंने बता दिया कि समूह क्या होता है, समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पर्पसफुली होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होता है। अब होते हैं रोल्स, जो ये भूमिका जिसको हम बोलते हैं। समूह में, एक ग्रुप में हर व्यक्ति का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ ग्रुप पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट रोल तो तभी ग्रुप करता ही है, लेकिन उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रेजेंस होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक भूमिका निर्धारण करती है। तो
जैसे मान लीजिए, और इन्होंने जब स्टडीज़ करी, कई स्टडीज़ हुई इस चीज़ को लेके, क्या वास्तव में जो समूह में जो लोग हैं वो एक वास्तविक भूमिका निभाते हैं। तो स्टडीज़ में ये देखने को मिला कि एक व्यक्ति को जब हम कोई रोल दे देते हैं कि भाई आपको ना ग्रुप का प्रेसिडेंट के रूप में काम करना है, तो वास्तविक में जो उसके ट्रेड्स हैं वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो अपने आप को उस ग्रुप का सच में प्रेसिडेंट मानता है और उसके अंदर वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसका ये प्रेसिडेंट है, ये मेरा सेक्रेटरी है, ये मेरी सारी चीज़ों को हैंडल करेगा, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे तक आने से पहले मेरे सेक्रेटरी तक जाएंगी। वो खुद भी इस चीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो सिर्फ उस कार्य तक ही सीमित नहीं होता कि वो काम पूरा हुआ एंड दैट्स इट, ख़त्म हो गया, सब प्रेसिडेंसी चली गई। वो अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर देता है। उसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिली। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था सोशल साइकोलॉजी है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको जहाँ पर भी स्टडी देखने को मिले तो आपको वो कोट करने हैं। जैसे हांजी बैरिकर्स, और इन्होंने 1973 में कुछ स्टडी किया। इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर स्टडी किया और कुछ कॉलेज स्टूडेंट को प्रिजनर्स बना दिया। प्रिजनर्स का मतलब कैदी बना दिया, जेल का कैदी बना दिया, और कुछ को इन्होंने गार्ड बना दिया। फाइन, अब गार्ड और कैदी बना दिया, और जब तक वो कार्य चला उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब आगे उसका किरदार निभाया, बहुत अच्छे से उसका अपना रोल प्ले किया। लेकिन एक्चुअल में ये देखने को मिला, जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जब वो गेम ख़त्म हो गया या जब वो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था। कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर भी दिख रही थी, जो उनकी अपनी पर्सनल सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो उसी तरह का बिहेवियर कर रहे थे। तो जब एक व्यक्ति, यहाँ बेसिकली वो कहना क्या चाहता है कि हम लोग जो चीज़ एक ग्रुप में सीखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी ग्रुप का बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। आपके सराउंडिंग में अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो एक अच्छे ग्रुप के साथ ही होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति के साथ मिलकर ही आप लोगों का ग्रुप बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर है स्टेटस। देखिए, मान लीजिए कि कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, और उसके आगे नीचे कुछ एमएलएज होते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो ये स्टेटस होता है ना, ये ग्रुप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई तू तो हमारा, और मैं मिनिस्टर तक नहीं जाती, मैं यहाँ पे के कॉलेज का कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, भाई तू तो हमारी लीडर है। ठीक है, हाँ, तू हमारी लीडर है और हमने जो काम करना है ना, तेरे से बिना परमिशन के नहीं करना। और अगर प्रिंसिपल से डांट पड़ेगी तो तुझे पड़ेगी, टीचर से पड़ेगी तो तुझे मिल पड़ेगी, लेकिन अगर एप्रिसिएशन मिलेगा तो भी तुझे ही ज़्यादा मिलेगा। फाइन, तो इन चीज़ों में जो स्टेटस होता है वो एक क्योंकि हर व्यक्ति ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि इस ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बहुत ज़्यादा बातों को अच्छे से माना जाता है, लेकिन उसी के अपोजिट में एक ही समूह में कोई एक दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको बिल्कुल इस तरह से समझा जाता है। कई बार इस तरह से भी हम रिएक्ट करते हैं कि ठीक है, तू तो चुप ही रह, तेरे से तो होगा ही नहीं। तो इस तरह जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो जो स्टेटस होता है, स्टेटस ऑल्सो प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रुप। नेक्स्ट आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? इट इज़ रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको कोई ग्रुप का पार्ट बने रहना है तो हम कहते हैं ना कि तुम्हें इस रूल को मानना पड़ेगा। ये कुछ नियम होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। समूह में रहने के लिए उसी के अनुरूप बिहेवियर करना होता है। जो सदस्य या जो व्यक्ति, जो ग्रुप का मेंबर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, उसे पनिशमेंट दी जाती है। और जो व्यक्ति इनको फॉलो करते हैं, जो बच्चा इसको मानता है अपने ग्रुप की चीज़ों को, उसको हम रिवॉर्ड भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कोहेसिवनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समूह में। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है जो सदस्यों के व्यवहारों को काफ़ी प्रभावित करता है। कैसे करता है? इसको हिंदी में समग्रता बोली जाती है। उन सभी फैक्टर्स या फोर्सेस से होता है इसका मतलब, जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उस समूह में बने रहने के लिए प्रेरित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप लोगों का कॉलेज में एक ऐसा ग्रुप है, आपके कॉलेज में हमेशा टॉपर्स ही हैं सारे के सारे, ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप का मेंबर बना रहना चाहते हो। आपके ग्रुप में ऐसी लड़कियां हैं जिनका सब कुछ आता है, जिनको पेंटिंग भी आती है, जिनको ड्राइंग भी आता है, जिनको स्टिचिंग भी आती है, एवरीथिंग, जिनको लेक्चर देना भी आता है, जिनको चीज़ों को समझाना भी आता है, तो आप लोग उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डिज़ायर्स को पूरा फुलफ़िल करते हैं और इसीलिए हम ग्रुप में बना रहना चाहते हैं। तो दिस इज़ द सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप। और कल हम पढ़ेंगे कितनी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप हैं, कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं।